तो प्रोसेस के अंदर ये बात करने वाले हैं कि अगर एक नया कैंडिडेट जो गांव से है, जिसको नहीं पता किसी भी चीज के बारे में, अगर वो आपको कल की डेट में देखता है तो वो कैसे प्रिपरेशन करेगा और उसको क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, इन सब चीजों पर हम मेनली बात करके फोकस करके चलेंगे। दो लड़ाइयां स्टार्ट होती है फॉर्म निकलने के बाद। पहली लड़ाई होती है कि किस नोट्स या किस बुक्स को रेफर करना है, और दूसरी लड़ाई होती है यार मैं कोचिंग करूं या ना करूं, क्योंकि एक उलझन होती है बहुत बड़ी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बोलूं कि एक नया कैंडिडेट है, उसको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा? आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, सारे आपके सही नहीं होंगे, मेरे भी नहीं हुए। इंटरव्यू जितना लेंथी होता है उतना ही बेटर, जितना लंबा डेमो आपका होगा उतनी अच्छा जाएगा। अगर आपसे गुड लक या बेस्ट ऑफ लक बोला इंटरव्यूअर्स ने तो आपका सिलेक्शन पक्का है, नहीं बोला तो अब तुम्हारे सामने इस चीज का रिजल्ट है कि तुम लोगों ने 50 दिन मेरी बात मानी है, तो 51वें दिन तुम्हारा नाम रिजल्ट में है। ठीक है, तो बिल्कुल मेरी जो रॉ साइड है वो निकल कर आई सर, और वो बहुत जरूरी है इंटरव्यू वगैरह के अंदर। मैं जैसे कि कभी कभार जो है बहुत लंबा टाइम ले रहा था इंटरव्यू। मैं चाहता हूँ जैसे कि मैं भी मिथ में फंस गया था, जैसे कि मानस सर ने बताया कि मैं प्योरली इंग्लिश में ही देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही सुना था कि प्योरली इंग्लिश में दे रहे हैं उन्हीं को ही मार्क्स मिल रहे हैं। कि एक बच्चा जो आज कुछ नहीं जानता, अब वो आज से स्टार्ट करता है, तो उसको स्टार्टिंग के 2 महीने का टास्क क्या दोगे? वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग केवीएस के जो सिलेक्शन पूरा प्रोसेस है उसके बारे में, और जो कैंडिडेट केवीएस के सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, यानी जो कुछ दिन तक एक नॉर्मल कैंडिडेट आप सबकी तरह थे, आज वो जो सिलेक्शन ले चुके हैं उनसे बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का, या जिसको हम कह रहे हैं कि जो हम स्पेसिफिकली किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करते हैं, या आखिर जब हम बात करते हैं किसी एग्जाम के स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुंचने की, तो एक कैंडिडेट जिसने पूरा प्रोसेस देखा है वो ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है कि अगर मैं बताने बैठूं कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, बल्कि वो कैंडिडेट जिसने पूरा प्रोसेस खुद झेला है, कैसे उसने उसको जो, क्योंकि एक पर्टिकुलर हर लेवल की एक टेंशन होती है, रिटर्न तक निकालने की अलग टेंशन है, उसके बाद इंटरव्यू निकालने की अलग टेंशन है। तो जब कैसे कैसे उस स्टेप को पार किया है और कैसे कैसे एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम पाया है, तो वहां तक की जर्नी को एक्सप्लेन करने के लिए आज हमने अपने 2 कैंडिडेट्स को बुलाया है, जो आपको अच्छी तरह समझा पाएंगे कि आखिर इस जर्नी को कैसे क्लियर करना है और आगे कैसे फाइनल लिस्ट में अपना नाम लाना है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा उमेश का और मानस का। उमेश का सिलेक्शन केवी में हुआ है, और उमेश की जो ट्रांसफर इनको फर्स्ट पोस्टिंग मिली है वो मिली है केवीएस, क्या कहाँ पे मिली है आपको? मैसूर। मैसूर, केवीएस मैसूर सर। केवीएस मैसूर। और मानस को कहाँ पे मिली है? मेरे होम टाउन के पास है केवी सुमेरपुर। वेरी गुड। तो मैं ये कहूंगा भी अगर सबसे पहले अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, है ना, तो उसमें ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी हमारे देखने वालों को। उमेश प्लीज पहले आप दे दीजिए। जी, as you know my name, and I am 26 years old, and I have selected as a KVS primary school teacher in KVS Mysore as only, and I'm really very excited and really very motivated to be a KVS primary school teacher from last 1 year, you can say. So it's like that only, and Vishal sir has helped us a lot in this journey, and because of him only this dream of mine has become true. हम तो लास्ट में से टॉर्च बियरर थे, बाकी चलने वाले तुम लोग खुद थे। मानस प्लीज अपना देना। सर जैसे कि आपने मेरा नाम पहले बता दिया है, मेरा नाम मानस सिंह गौर है, एंड मैं केवीएस में सिलेक्टेड हूँ एज ए पीआरटी, एंड एक्साइटेड हूँ इस जर्नी में। अभी तो स्टार्ट ही हुई है, 1 ही मंथ नहीं हुआ अभी, एंड ये जर्नी थोड़ी लंबी थी, बट कह सकता हूँ उसमें अप्स एंड डाउन्स भी थे। कई लोगों का इसमें रोल रहा है इम्पोर्टेंट, आपका भी उसमें सर। तो मैं समझता हूँ अभी हम आगे इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। तो एक चीज और स्पेशल बताता हूँ, मानस की आई थिंक रैंकिंग 17th रैंकिंग है ना ऑल इंडिया? यस सर। हाँ, वेरी गुड। एक चलो ये आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट डे तक क्या हालत थी जिस रिजल्ट आने के? मुझे था सर सिलेक्शन नहीं होगा। और मानस को? नहीं, मैं मानस से बोला, मुझे सिलेक्शन था। उमेश सर का उमेश को? पूछिए।
सर सेम था सर, हम दोनों कनेक्ट भी होते थे तो ये लगता था कि नहीं हो पाएगा सर सिलेक्शन मुश्किल है इस वगैरह बार, है ना? जो है। जी सर, और एक दूसरे क्योंकि को ये बोलते भी थे मुझे कि पहले पता। हम्म। एक दूसरे को बोलते थे कि आपका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। नहीं, क्योंकि उमेश सर को मैंने गारंटी दी थी, वैकेंसी एटलीस्ट 2 महीने पहले गारंटी दी थी, मगर 100% सिलेक्शन होगा। सर बस आपका विश्वास था और थोड़ा मेरा विश्वास था अपने ऊपर, तो हो गया। और हम्म। ये भी था सर, जैसे वैकेंसी वगैरह कम होती है तो उसका भी ज्यादा डर था मुझे कि जैसे वैकेंसी अगर कम हो गई, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक सीट पर अगर 3 का भी लेकर चलें, तो वो भी डर था सर। और सारी नेगेटिविटी आ रही थी सर लास्ट डे तक सर। देखो, लास्ट मोमेंट तक सबको ये लगता है कि मेरा मुश्किल हो पाएगा, है ना? तो होने के बाद कॉन्फिडेंस जी आना सर। शुरू होता है, जब लिस्ट में नाम दिख लेते हैं उसके बाद आता है, नहीं तो मेरा तो तैयारी अच्छी थी, मेरा तो बहुत अच्छा गया है। उसके बाद ये स्टार्ट होता जी है, सर। उससे पहले तक सबको डर लगता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस आखिर रखा क्या है, मैं इसका एम बताता हूँ। एक वो कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और एक वो कैंडिडेट जो आगे प्रिपरेशन करने वाला है केवीएस। मेरे पास बहुत बच्चों का फोन आता है कि सर हमें केवीएस की प्रिपरेशन करनी है। आई थिंक एक लड़का है कर्नाटक से जो मुझे हमेशा फोन करता है, अजीम नाम है उसका, जो मुझे याद आ रहा है। वो मुझे फोन करके पूछता है, सर मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है स्टार्ट। तो ये आप मान के चलिए कि आप आज अजीम को ये बता रहे हैं कि उसको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, या आखिर हम इस पूरे इंटरव्यू के अंदर, प्रोसेस के अंदर ये बात करने वाले हैं कि अगर एक नया कैंडिडेट जो गांव से है, जिसको नहीं पता किसी भी चीज के बारे में, अगर वो आपको कल की डेट में देखता है तो वो कैसे प्रिपरेशन करेगा और उसको लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, इन सब चीजों पर हम मेनली बात करके फोकस करके चलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, जो हर फॉर्म निकलने के बाद स्टार्ट होती है, दो लड़ाइयां स्टार्ट होती है फॉर्म निकलने के बाद। पहली लड़ाई होती है कि किस नोट्स या किस बुक्स को रेफर करना है, और दूसरी लड़ाई होती है यार मैं कोचिंग करूं या ना करूं, क्योंकि एक उलझन होती है बहुत बड़ी। क्योंकि हर आदमी को स्टार्टिंग में ये लगता है कि मेरी प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं है अभी फिलहाल, हो सकता है मैं कोचिंग में जाके बहुत अच्छा कर लूं। तो ये एक माइंड में एक डिलेमा रहता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कोचिंग या स्टार्टिंग में सेल्फ प्रिपरेशन, क्योंकि मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, बाद में आदमी क्या कर रहा है वो बात की चीज है। तो मुझे आंसर देंगे प्लीज, पहले ओमेश दे दे फिर मानस दे दे। लो सर। सर तो मैं ये मेरा मानना ये था कि सर कि ये मेरी एज हो गई थी 26, तो मैं किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था सर। तो मैंने जो है कोचिंग वगैरह, प्लेटफॉर्म वगैरह बहुत सर्च करे कि कौन सी कोचिंग चाहिए, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग वगैरह ऑप्ट करी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है, जब कोचिंग ऑप्ट कर ली, तो उसके बाद मैंने उसके अंदर बिल्कुल उसकी एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूशन की जो है एक ऑनलाइन कोचिंग की बात मानी और सोलिडली उसी को ही फॉलो करा। और जो भी वो टास्क वगैरह मुझे दिया करते थे कि हमें इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतना करना है, वो मैं कंसिस्टेंटली करता रहा था टिल द एंड, जब तक पेपर नहीं हो गया था। तो वो सिनेरियो था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है कोचिंग जो है एक टॉर्च लाइट प्रोवाइड कर देती है आपके बिल्कुल ही अंधेरे रास्ते पर, जिससे कि आपको थोड़ा गाइडेंस वगैरह मिल जाता है और मटेरियल वगैरह मिलने में भी आसानी होती है। क्योंकि ये अचानक से पेपर हो गया था, फेब्रवरी में ही पेपर हो गया था, तो इस वजह से इतने कम टाइम में कहाँ कहाँ से जो है कोचिंग रिसोर्सेज वगैरह हम कलेक्ट करेंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाता है सर। अगर और बाई टेक्स्ट बुक चांस से मैंने मॉक टेस्ट वगैरह भी लिए थे। हाँ, अगर बाई चांस मैं ये कहूँ कि आज की डेट में एक बच्चे के पास बहुत टाइम है, जी सर। मान के चलिए वो अगले साल अगर बाई चांस वैकेंसी बनती है 2024 में, तो उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए? क्या वो सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करे या डायरेक्ट कोचिंग में जाए? सर मेरा मानना ये है, पर्सनली बिलीव ये है कि कोचिंग इज मस्ट। क्योंकि सर अगर हम जो नहीं है, नहीं, मैं अगर जब कोचिंग के लिए हमारी मना नहीं कर एक। रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग मत जी लो। सर। मैं ये कह रहा हूँ स्टार्टिंग किस चीज से करनी चाहिए, कोचिंग से या सेल्फ प्रिपरेशन से? मेरा क्वेश्चन ये है। सर स्टार्टिंग जो है मेरे हिसाब से जो है हमको खुद ही रिसर्च करनी चाहिए सबसे पहले, कि मतलब कौन सा कोचिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है, कितना अमाउंट है, क्या सिलेबस कवर करा पाएगा वो टाइम वगैरह के ऊपर। और अगर जब तक आप डिसाइड नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा मॉक टेस्ट वगैरह आप करके देख सकते हैं सेल्फ एक तरीके से, कि टेक्स्ट बुक वगैरह पे चले गए, वहां पे थोड़े मॉक वगैरह दे के देख लिए कि कैसा पेपर आता है क्या नहीं होता। प्रीवियस ईयर भी देख लेने चाहिए अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि पता चल जाए कोचिंग वाले उसके अकॉर्डिंग्स में करा पा रहे नहीं करा पा रहे। तो सेल्फ प्रिपरेशन जो है वो होनी चाहिए स्टार्टिंग से, तभी आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ऑप्ट कर पाएंगे, ऑनलाइन कोर्स ले पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। वो हम्म। चीज है। और मानस का क्या स्टैंड है इस बात के ऊपर, इस क्वेश्चन पे?
सर कोई भी बच्चा अगर कोई भी पर्सन या जो एस्पायरेंट है वो अगर केवीएस के लिए या किसी और वैकेंसी के लिए अगर जा रहा है तो इसका मतलब है वो पहले सीटेट क्वालिफाई कर चुका है। अगर उसने सीटेट क्वालिफाई किया है और अब तो सीटेट का जो लेवल है वो और हायर होता जा रहा, तो उसके बेसिक्स अच्छे हैं। तो अगर वो या तो सीटेट के लिए जा रहा है किसी वैकेंसी के लिए जा रहा है तो सबसे पहली चीज होती है बेसिक्स। किसी भी कोचिंग में मुझे नहीं लगता कोई भी बेसिक्स के ऊपर वर्क करता है या कर पाता है, क्योंकि बच्चे इतने सारे होते हैं उस भीड़ में, टाइम नहीं होता है। तो अगर आपको कोई ऐसी कोचिंग मिल रही है, अगर जो आज तैयारी शुरू कर रहा है, जो बेसिक्स पे वर्क करे, जो बिल्कुल पॉइंट जीरो से आपको उठाए और ऊपर तक ले जाए, तब तो स्टार्टिंग से मुझे लगता है कोचिंग लेनी चाहिए बिल्कुल। बट अगर ऐसी कोचिंग आपको नहीं मिल रही है तो खुद से, जैसे लैंग्वेज हो गई, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स हो गई और एनसीईआरटी हो गई, इनके ऊपर कमांड करना जरूरी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो उसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे रेफरेंस मटेरियल्स हैं और प्लेलिस्ट हैं कई सारे अच्छे चैनल्स की, जो मैंने भी पर्सनली कई बार विजिट करी है कोचिंग लेने के बाद भी, जो आपको फ्री में अवेलेबल कर सकते हैं आप, और उससे अपने बेसिक्स इंप्रूव करते हैं। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि कोचिंग लोग जो बच्चे हैं या जो उनका बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है उनके लिए कोचिंग नहीं, वो रियलिटी है कोचिंग की। वो उनके लिए जो मीडियम पे है और जिनको बेस्ट परफॉर्म करना है। तो अगर आप अपने आप को कहीं भी समझते हैं, सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है, देखो खुद को कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आप मीडियम पे हो, आप समझते हो हमारे बेसिक्स अच्छे हैं, डायरेक्ट कोचिंग पे जाओ। अगर नहीं है और टाइम आपका पर्याप्त है, कोचिंग के बिना भी आप बेस्ट बन सकते हो। बस ये है कि आपको कई बार भटकोगे, रास्ते भूलोगे, एक दो बार आपके मॉक खराब होंगे, तब आप फिर वापस आओगे आपने कहाँ गलती करी। कोचिंग में यही प्लस पॉइंट होता है कि आपको एक फिक्स पॉइंट, कि आप तैयारी में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप पढ़ने के साथ में क्या नहीं पढ़ना, व्हाट नॉट टू स्टडी, और कोचिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोचिंग हो, कोई भी आपका सीनियर हो जो पहले इस वैकेंसी को निकाल चुका है, या आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली में, कोई भी, कोचिंग जरूरी नहीं एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। वो पर्सन जो आपको राइट गाइडेंस दे पाए कि क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस चीज को कितना टाइम देना है, वो अगर आपको कहीं से मिल रही है तो आप मत लीजिए कोचिंग। और अगर नहीं मिल रही है और अगर आप समझते हैं कि वो कोचिंग सही है, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, तो जरूर जाना चाहिए। अच्छा, तो आप दोनों के एक्सपीरियंस के बीच में मैं अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कोचिंग कब हमारे लिए, जो मेरा मानना है, देखो आपका अपना अपना, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन की है ना, मेरा मानना क्या है कोचिंग का, कि सबसे पहले कोचिंग का फायदा कब होता है। अगर मैं बोलूं कोचिंग का फायदा लेना है तो कब मिलता है, जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। ठीक है, आपने सिलेबस पढ़ने के बाद आपने ये डिफाइन कर लिया है, या ये आपने चीजें निकालनी है कि मुझे क्या चीज समझ में आ रही है और क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। जो चीज समझ में आ रही है वो आप आराम से अपने आप कर लेंगे, और जो चीज समझ में नहीं आ रही है आप सिर्फ वहां जाके उसके पीछे अपनी एनर्जी लगाएंगे। जल्दी होता क्या है, जब हम यही नहीं जानते कि हमारी प्रॉब्लम क्या है या हमें किस चीज हमारा वीक है, कौन सा हमारा स्ट्रांग है, तो हम कोचिंग में जाके सिर्फ बैठते हैं। ठीक है, माना आपकी कोई चीज बहुत स्ट्रांग है, आप ये तो चेक कर सकते हैं सामने कोचिंग वाले को कि यार ये किस तरीके से पढ़ा रहा है। हो सकता है जो कोचिंग पढ़ा रहा है उसने खुद ही एक एग्जाम ना निकाला हो कभी और आपको पढ़ा रहा है, या हो सकता है उसने कई मल्टीपल एग्जाम्स निकाले हुए और फिर वो आपको पढ़ा रहा है। तो आपको भी तो ये बैलेंस समझ में आना चाहिए कि हाँ ये आदमी कितना जानता है। और जब आपको लगता है, देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए ना तो वो आपकी लाइफ बदल देता है। ठीक है, मुझे मिले हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं कभी ये अगेंस्ट नहीं करता कि कोचिंग नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। कब, जब आपको ये पता चल जाए कि मुझे पढ़ना क्या है उससे। ठीक है, वो आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप समझ लीजिए आप बेवकूफ बन के आ रहे हैं वहां जाके। सिलेक्शन नहीं होगा, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। सिलेक्शन कब होगा, जब आपको खुद पता होगा मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है, तब सिलेक्शन मिलता है। जबकि जो नहीं पता है तब आप उस पर ज्यादा जोर देते हैं, समझते हैं सामने वाले से कि हाँ मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही, आप ये मुझे सही है, इस पर ज्यादा फोकस कीजिए मेरे लिए। तो ये मेन मैटर करता है किसी भी चीज की प्रिपरेशन के अंदर। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट किसी भी कैंडिडेट के लिए स्टार्टिंग करने से ये होता है कि क्या उसको पता है और क्या नहीं पता है। ये मेन चीज उसको पहले डिफरेंशिएट कर लेनी चाहिए सिलेबस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है। इसी में सर मैं ऐड ऑन करना जो आपने बोला कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो मुझे लगता है बेसिक, अगर आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, कुछ मत करो, एक उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसको अटेम्प्ट करो। कई ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो जहां पर आप जा सकते हो, वो असेसमेंट भी दे देते हैं साथ में कि आपका कौन सा सेक्शन वीक रहा, किस सेक्शन में आपको इंप्रूवमेंट की नीड है, कहां पर आप स्ट्रांग हो। क्योंकि जैसे उमेश सर ने बोला कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे,
तो सेम सबका रहा है कि हमें प्राइम एज में ही जॉब चाहिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो कई बार गलत कोचिंग में भी फंस जाते हैं। मैंने केवीएस के दो कोचिंग्स के बैच लिए थे, एक अच्छी निकली, दूसरे में मैंने पैसा और टाइम वेस्ट किया, थोड़ा ज्यादा नहीं किया, क्योंकि मेरे मेरे बेसिक्स मेरे अच्छे वाला थे, तो तो नहीं है मैं ना। पहले नहीं नहीं मैं रिटर्न के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। फिर ठीक है। तो हाँ, क्योंकि मेरे बेसिक्स अच्छे थे और सीटेट में 130 थे, बैग नहीं कर रहा। बट तो मैं एक वीक में समझ गया था कि यहाँ पर मेरा नहीं होने वाला, वो सबसे ज्यादा नामी कोचिंग है। तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ नहीं होगा, तो दूसरी जगह मैं स्विच कर गया। बट अगर कोई नया बंदा होगा जिसने बेसिक्स अगर अच्छे नहीं किए होंगे, तो वो फंस जाएगा। मेरे कई दोस्त फंसे भी थे। देखो, नामी कोचिंग का एक एग्जांपल देता हूँ, नाम तो मैं भी नहीं लूंगा तुम्हें। इंटरव्यू था। इंटरव्यू से आई थिंक 3 दिन पहले एक लड़की थी। आई थिंक लखनऊ की थी, ऐसा नहीं कहाँ, दिल नोएडा की थी। नोएडा की थी, यस। तो वो यस। लड़की वहां चली गई इंटरव्यू देने के लिए 3 दिन पहले एग्जैक्टली। मेरे यहाँ मॉक चल रहे हैं उसके। ठीक है। मैंने फर्स्ट मॉक हमेशा हार्ड लेता हूँ। मैं फर्स्ट मॉक ऐसा लेता हूँ कि मैं सामने वाले को रुला देता हूँ। रीजन है मेरा उस चीज को करने का, एक साइंटिफिक और एक प्रॉपर, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। ताकि सामने वाले को माइंड में हिट करे चीजें कि आखिर वो कहाँ पे है। सेकंड मॉक मैं इजी करता हूँ, मतलब नॉर्मल रखता हूँ, मीडियम, और थर्ड वाला मैं बिल्कुल इजी मॉक करता हूँ। थर्ड वाला मेरा मेन ये होता है रीजन इजी करने का, कि लास्ट तक आपने जो कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया उसको बस जुके को लेके चले जाओ वहां तक। एज इट इज वो कॉन्फिडेंस वहां जाके आप कर दो। यही होता है। आई थिंक उस लड़की के दिमाग में ये आया कि यार लास्ट वाला तो इसने ऐसे बेवकूफ बना दिया है, तो क्यों ना मैं कहीं और ट्राई कर लूं। वो लड़की चली गई मॉक देने के लिए। आई डोंट नो कि वहां पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और लड़की का मुझे फोन आया, और लड़की फोन पे रो रही है। मैं बोला क्या बात हुई। सर मेरा मॉक हुआ, मेरा तो बहुत बुरा मॉक गया है। मैं बोला तुम मॉक कहाँ यार, हमने तो कोई शेड्यूल ही नहीं किया। बोला नहीं सर, मैं बाहर गई और गई थी, और उस इंस्टीट्यूट में गई थी, और वहां पे मेरा मॉक हुआ, और मेरे साथ ये किया। मैं तो बहुत उल्टा सीधा बोला मुझे। गुस्सा मुझे बहुत आया। मगर लास्ट डे में ही तुम्हें मिला था जाके वहां तैरने के लिए। मैं क्या, शांति रखो, लास्ट टाइम है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ना कि डाउन करना है। फिर समझाया, 2-3 फोन कॉल्स लिए, तब जाके वो लड़की कहीं, मतलब उसने जितना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया था वो सारा लास्ट में खराब कर गई। तो कोचिंग का इसलिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है। नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता। वहां का जो पढ़ाने वाला होता है ना, वो बड़ा होना चाहिए बस। ठीक है। जिसके पास एक ब्रॉड नॉलेज हो, वो फिर मजा आता है काम करने का, पढ़ने का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, जैसे माना एक एग्जाम निकला, ये गलतियां मैंने भी की हुई हैं। कोई एग्जाम आया, आने के बाद बच्चा कभी भी ये नहीं सर्च करता कि मेरे पास क्या नोट्स पड़े हुए हैं पहले। वो सीधा मार्केट भागता है, एक नई किताब लेके आता है अच्छी मोटी पढ़ने के लिए, कि अब मैं इससे पढ़ूंगा, इससे प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। जनरली होता क्या है, जब आपने टीचिंग का आपने ये करियर चुना कि मुझे टीचिंग जाना है, तो आपने सीटेट क्लियर किया होगा। अगर आप सीटेट क्लियर कर रहे हैं, या आपने आपका कुछ सब्जेक्ट, आप पीजीटी में, तो आपका अपना सब्जेक्ट होगा, आपने उसको पढ़ा होगा, है ना। कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब जैसे ही एग्जाम डिक्लेयर होता है, उसके बाद मार्केट से जाके बुक लाना, या अपने सेल्फ नोट्स पे ज्यादा फोकस करना, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करेगी। मोहम्मद से स्टार्ट करते हैं। सर अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेल्फ नोट्स जो है सबसे बेस्ट है। सेल्फ नोट्स से बढ़िया कुछ चीज नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो भी वोकेबलरीज वगैरह होते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, और कुछ की पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो भी अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं। बट अगर हम रेडीमेड नोट्स वगैरह लेकर आएंगे तो उसके अंदर कुछ वोकेबलरीज ऐसी होती है जिनको हमको बाद में खुद ही सर्च करना पड़ेगा, और कभी कभार हम सेटिस्फाइड भी नहीं होते उस कंटेंट से कि ये मुझे समझ में नहीं आया, ये कुछ पर्टिकुलर चीज मुझे समझ में नहीं आई। तो वो चीज है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं जब डीएलएड टाइम में था, तो मैं एक बुक लेकर आया था। मैं उस बुक के बारे में बताने नहीं चाहूंगा। तो मैंने उससे प्याजे की थ्योरी वगैरह पढ़ी थी। तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया। परंतु मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी, फिर उसके बाद अपने नोट्स बनाए। और सर आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज तक भी मैं उन नोट्स को रिवाइज करता हूँ, और वो आज भी क्रिस्टल क्लियर है सर, प्याजे की थ्योरी वगैरह और पेडागोजी के क्वेश्चंस कर देता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सर जो है सेल्फ नोट्स से बढ़िया कुछ होते नहीं है, वो चीज है। मानस, आपका क्या स्टैंड है। सेम सर मेरा है। इसमें मैं थोड़ा वीक रहा हूँ। मुझे बचपन से ही नोट्स बनाने पसंद नहीं थे। क्लास 9-10 के बाद से मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। सीटेट के टाइम भी मैंने ई नोट्स बना लिए कहीं से, बस स्क्रीनशॉट रख लिए, तो अपना काम चला लिया। बट जब केवी की वैकेंसी आई तो मैं समझ गया था कि यहाँ काम नहीं चलने वाला है, ये सीटेट नहीं है।
तो पहली वैकेंसी थी जिसमें मैंने कभी ट्राई किया, पहले ही मेरा एग्जाम था, तो मैंने नोट्स बनाए और मैंने बुक्स भी खरीदी। नामी पब्लिकेशन जो हैं उनकी बुक्स खरीदी, जो टॉप कोचिंग्स है उनकी बुक्स खरीदी। जो एक बुक सेलर है वो मेरे नोन में है तो डिस्काउंट मिल जाता है, तो मैं ज्यादा ही बुक्स ले आया डिस्काउंट के चक्कर में। बट वो बुक्स मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। मैंने मुश्किल से उनके 10 या 15 पेज पढ़े होंगे। जो मेरे खुद के नोट्स मैंने बनाए उन्हीं को रिवाइज कर लिया, वो ज्यादा अच्छे रहे मुझे लगता है, क्योंकि उसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है नोट्स में, आपको पता है कि क्या चीज आपने कहाँ लिखी हुई है। आपको रिवाइज करनी है, रिकॉल करनी है, आप सीधा उस पेज पे जाओगे। बट आपने किसी बुक को हाईलाइट कितनी हाईलाइटर से भर दिया हो, आप ढूंढ नहीं सकते कंटेंट। आपको कम से कम 10 से 15 मिनट वेस्ट करने हो पड़ेंगे क्विकली अगर कुछ आपको ग्रैस्प करना है। और उसमें भी सेम चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बोली, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप बुक खोलोगे, आप देखना कुछ और चाहते थे, आप कुछ और देख लेंगे, बट आपके जो नोट्स होंगे वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे। जो आपको बिल्कुल रिफाइंड चीज होगी, जो आपको लग रही होगी इंपॉर्टेंट, वही आपके नजरों के सामने आएगी। एक्चुअली एक चीज ऐड ऑन करता हूँ कि जो नोट्स बनते हैं, बेसिकली आप नोट्स आपने आपने बुक के अंदर, अगर चलो 100 पेज की बुक है और एक पेज जी पे सर। माना 50 लाइन्स है ना, और आप नोट्स बनाने बैठे हो, आप उस एक पेज का नोट्स कितने लाइन से बनाते हो? जनरली 20 लाइन में। जी सर। यानी आपने 100 लाइन्स को 20 लाइन में, 50 इधर 50 बुक में ऐसी होती हैं। आपने 100 लाइन्स जी को सिर्फ 20 लाइन में आप कंसाइज कर देते हो, और वो आपकी साइकोलॉजी, आपकी माइंड एक्सरसाइज हुई है ना। तो और उसको करने में आपने अपने अपनी एनर्जी यूज की है, तो उसमें क्या होता है, आप बहुत अच्छी तरह उसको वर्ड्स को, और सबसे बात क्या होती है, वो वर्ड्स आपने खुद लिखे हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। जब वो आप कंसाइज करते जाएंगे, लास्ट मोमेंट तक आके वो सारे नोट्स इतने अच्छे हो जाएंगे आपके कि आप उसको मल्टीपल रिवाइज कर लो, बस खत्म कहानी। मेरे चैनल की सेकंड वीडियो है, उस वीडियो में हमने आई थिंक नोट्स शेयर किए हुए हैं हमारे, और वो नोट्स जो हैं वो मे बी 10 ईयर्स ओल्ड होंगे, और सिर्फ उन्हीं नोट्स के बलबूते कहीं एग्जाम निकल चुके हैं, एक ही नोट्स। अब तो पेपर भी फटने वाले हैं। मैं कई बार बोलता हूँ कि इनको हम वो कर लेते हैं, पर भूल जाते हैं हर बार पीडीएफ में करने के लिए, लेकिन भूल जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी कैंडिडेट के लिए जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, वो ध्यान रखे कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, वो आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने मार्केट से लाई सारी किताबें उठाई हो और सारी खत्म कर ली हो, कभी नहीं कर पाएगा। किताब एक रखिए, उसके कंसाइज नोट्स बनाइए, और नहीं समझ में आता, यूट्यूब में दुनिया भर की वीडियो पड़ी हुई है, आराम से जाके देखिए, समझिए उनको कि आखिर क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद अपना लेके चलिए। तब भी कुछ नहीं समझ में आए, तब दूसरी बुक रेफर कर लीजिए देख के, ठीक है, तब इंपॉर्टेंट मैटर होता है। हर बुक के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। अ, अब तक हमने प्रिपरेशन की बात की। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कोई बोलूं कि एक नया कैंडिडेट है, उसको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा? उमेश, आप बताइए पहले, क्या सजेशन देंगे एक नए कैंडिडेट को कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जिसको कुछ नहीं पता, गांव का लड़का है मेरी तरह, नहीं जानता कि गांव कैसे, क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। जी। तो सर बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया कि हमको रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम हो, उसके प्रीवियस ईयर, जैसे मानस सर ने भी अभी कहा है कि उसका जो है प्रीवियस ईयर वगैरह का पता होना चाहिए। जब हम्म, तक प्रीवियस ईयर के अंदर क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज आए, इस लेवल पे अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हैं, तब तक आप एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या बुक की चॉइस बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है पैटर्न वगैरह के बारे में जाने, क्या चेंज आया है, क्या अमेंडमेंट आया है। जैसे कि पहले 150 नंबर का पेपर होता था, उसमें साइंस भी थी। इस बार जो है 180 का पेपर हो गया। बहुत से बच्चे जो हैं कुछ टाइम तक साइंस ही पढ़ते रहे, बिकॉज उन्होंने रीड ही नहीं करा था कि रीडिंग साइंस किया। हट चुकी है पेपर के अंदर से। तो वो सिनेरियो है सर। एक्चुअली वो तो मेरी तरह यूट्यूब पे और जाके बस कोचिंग सुन लेते हैं इंस्टीट्यूट, कि ये नोटिफिकेशन आ गया, काम खत्म। हाँ वो चीज है। और सर कोचिंग इंस्टीट्यूशन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं, जैसे कि आपने बोला कि एक अच्छे कोच, एक अच्छे टीचर का, एक अच्छे मेंटोर का जो है ऑनलाइन कोर्स लेंगे, तो उससे ये भी पता चल जाएगा आपको कि लेवल क्या आ रहा है क्वेश्चन का। जैसे कि मुझे इस चीज का बेनिफिट हुआ, जहां से मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी रिटर्न की, तो वहां पे मुझे लेवल पता चल गया था। जैसे कि आपसे इंटरव्यू का मैंने लिया, तो मुझे लेवल पता चल गया था कि लेवल क्या रहने वाला है वहां पर। बहुत सारे मेरे दिमाग में भी चीजें चल रही थी, बट लेवल वगैरह पता चल जाता है। तो वो लेवल वगैरह पता करने से पहले जो है अपनी रिसर्च होनी पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी तो है। रिसर्च करनी है।
और नोटिफिकेशन को थॉरली पढ़ना ही पढ़ना है, एज से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड डाउट क्लियर करने हैं आपको, वो सिनेरियो है। मानस आपका क्या स्टैंड है? मेरा तो सर ये है, जब तैयारी जो है, प्रिपरेशन है, वो नोटिफिकेशन के पहले शुरू करनी है, नोटिफिकेशन के बाद नहीं। अगर आप जीरो हैं और बेसिक्स इंप्रूव करने हैं, हिंदी इंग्लिश हर एग्जाम में आती है, रीजनिंग भी हो गई, मैथ्स और एनसीईआरटीज, इसके लिए आप कई यूट्यूब चैनल्स हैं उनको रेफर कर सकते हो, कई बुक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, बट एक ही यूज करनी है बुक। अगर आप ले रहे हो यूट्यूब पे तो आप चेंज कर सकते हो, बट बुक आपको ज्यादा में नहीं फंसना है। इसके बाद उसको कंप्लीट करो ताकि बेसिक्स अच्छे हो जाए। इसके बाद फिर एडवांस की तरफ जाओ एंड मॉक्स जरूर लगाने। एक का मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक का ऐप है, वहां पर आपको सारे मिल जाते हैं, सबसे चीप उसका प्राइस है, और जो सब्सक्रिप्शन है उसकी, तो वहां से आपको मॉक्स देने। कई लोग ये गलती करते हैं, मेरे कई दोस्तों ने भी किया, कि वो इस चक्कर में होते हैं कि हमने जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हम तभी मॉक्स देंगे। उसमें दिक्कत ये होती है, अगर वैकेंसी पास में है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अभी अपने डीएलएड में हो या बीएड में हो, आपका सैंपल टाइम है, आप आराम से करिए, मॉक 2 साल बाद दीजिएगा। बट अगर आप वैकेंसी को ही टारगेट कर रहे हो, पास में है, तो जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया, आपको बेसिक्स आते हैं, तो आपको मॉक्स साथ ही साथ देने हैं, ताकि आप जो भी पढ़ते जा रहे हो तो आपको पता रहे कि मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ। वरना ऐसा ना हो कि एग्जाम आने को 1 महीना रह गया, अब आप मॉक्स देना शुरू कर रहे हो, अब आप कब इम्प्रूव करोगे। सेकंड, एक आपके पास एक टारगेट सेट होना चाहिए, ये मैंने ये मॉक्स दिए, उनको एनालिसिस करो। उसके बाद देखो कि जो सेक्शंस मैंने 1 वीक पहले पुराने मॉक में जो गलत किए थे, वो आज कितने इंप्रूव हुए हैं, या उस सेक्शन में अभी भी डाउन जा रहा हूँ। और अगर कोई सेक्शन आपका बिल्कुल जीरो है और आपको लग रहा है कि उसको छोड़ने से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आपके 10 पार्ट में अगर आप पार्ट डिवाइड कर दो एग्जाम को, अपना पेपर को, और 10th पार्ट जो है वो आपको खराब जा रहा, इंप्रूव नहीं हो रहा, तो उसको छोड़ दो। अगर बाकी आपके अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि उसको टारगेट करो, लास्ट में आप रिवाइज एक मार के जा सकते हो, आपके वो तुक्के सही लग जाए तो बढ़िया है। क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सारे आपके सही नहीं होंगे, मेरे भी नहीं हुए, बट जो करने हैं वो आपका बेस्ट होना चाहिए, वो आपका बेस्ट सॉर्ट हो, ये मेरा रहेगा। जनरली मैं मॉक्स के बारे में जो मेरा अपना आइडिया होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। टीजीटी का रिजल्ट आया था, है ना, पहले आप लोगों के पहले टीजीटी का रिजल्ट आया, मेरी 2 कैंडिडेट थी, जी सर। सिलेक्ट हो गई, अब तो खैर दोनों सिलेक्ट हो गई हैं बिहार वाले एग्जाम में। उनका फोन आया मुझे कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ। तो खैर गुस्सा होगी मेरे को तो कि कोई बहुत अच्छा बोल दिया। मैंने उनको समझाया कि देखो क्या होता है, ये कोई फिक्स गारंटी नहीं होती कि तुम जिस भी एग्जाम का फॉर्म भर दोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये कि तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी। पहली चीज क्लियर कर जो कि तुम्हें माननी चाहिए। फिर एक एग्जाम के फॉर्म निकले, उन्होंने बोला सर तरीका क्या है सही एग्जाम को हमें क्रैक करना है, तो हमें तरीका क्या होना चाहिए। मैं बोला तरीका ये होना चाहिए, जिस दिन एग्जाम का नोटिफिकेशन आए उससे पहले तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तुम उस प्लानिंग में रहो कि हाँ ये आएगा तो मैं इस पर ऐसे करना है, सारा सिलेबस खत्म हो जाए, और उसके बाद जिस दिन एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था सिर्फ मॉक्स लगाओ। जितने ज्यादा मॉक्स होगे तुम्हें उतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब अगर बाई चांस तुम एग्जाम आया, नोटिफिकेशन आउट हो गया, उसके बाद तुम सिलेबस लेके बैठोगे, पढ़ोगे, ये करोगे, रिवाइज करोगे, नोट्स बनाओगे, क्या क्या करोगे उस टाइम। तो मानो 2 महीने का टाइम था, 2 महीने टाइम में अगर तुम 50 से 60 मार्क्स लगा रहे हो तो इसका मतलब मान के चलो तुम आधे 90% बच्चों से अबव जा चुके हो पहले ही। 50 से 60 मार्क्स लगाने के बाद तुम्हें कमियां पता चल चुकी है, कौन सा टॉपिक मेरा गड़बड़ है अभी, तुम वो जान लेते हो। यानी हर बच्चे से लगभग 90% भीड़ से तुम बहुत आगे हो जाते हो। और सिलेक्शन तो स्टार्टिंग में 5% का ही होता है। बहुत मैटर करता है कि मॉक्स या जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, जिस दिन नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद सिर्फ मॉक्स होने चाहिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उन दोनों लड़कियों ने मेरी बात मानी। आज दोनों का सिलेक्शन हो चुका है, बिहार को ज्वाइन कर चुकी है। मैं नहीं कहता कि केवी नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं नहीं हुआ, कि उनको बिहार मिला, स्टेट का उनके खुद का स्टेट है, उनके लिए वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरव्यू के ऊपर। मॉक पे ही मैं सर बोलना चाहूंगा, मैंने पर्सनली ही खुद 35 या 40 की अप्रोक्स फुल मॉक सीरीज दी होंगी। तो रेशियो मैं समझता हूँ, अगर जितने क्वेश्चन है एटलीस्ट 1:50 होना चाहिए। नहीं आप देने जा रहे हैं एग्जाम, उसके लिए आपने एटलीस्ट 50 के अप्रोक्स मॉक्स दिए हों, तभी आप उसको ऊपर कमांड कर पाओगे। सही बात है।
और अब मैं बात एक और करेंगे चीज हम। ऐड ऑन करना चाहूंगा सर, हाँ प्लीज। कि एक मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, वो केवीएस की टीचर हैं, वो गाइड भी करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि इंटू 100 कर दो जितने भी क्वेश्चन। फॉर एन इंस्टेंस 180 अच्छी क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटू 100 कर दो, उतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। करने हैं। जब आप सॉल्व करोगे तभी जाके चीजें हो पाएगी, तभी वही मैं कह अच्छा रहा हूँ, परफॉर्म देखो कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है बहुत सारी थ्योरी हमारे दिमाग में होते हैं, सब क्वेश्चन मतलब सब पूरी बुक हमारे दिमाग में होती है, बट हम क्वेश्चन को पढ़ने का और उसे सॉल्व करने की ट्रिक्स में नहीं घुसते कभी भी, क्योंकि क्वेश्चन वाला कभी भी बुक से और लाइन उठा के नहीं रखता, वो उसको ट्विस्ट करता है। उस ट्विस्ट एंड टर्न्स को जानना इंपॉर्टेंट होता है हमें क्वेश्चन के थ्रू, और वो एमसीक्यू ही बता सकता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं बताने का उसको। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा इंटरव्यू के बारे में कि सबसे पहले मेरे पास आने से पहले, ठीक है, मेरे से जब तुमने स्टार्ट किया, माइंड में कौन कौन से मिथ आए हैं इंटरव्यू को लेके जो तुमने सुने हैं या सब कुछ है, और फिर फाइनली ये कंफ्यूज होने के बाद तो ठीक है वो बात की बात है कहाँ है कहाँ नहीं, बट क्या क्या मिथ माइंड में डेवलप हुए। मानस से स्टार्ट करेंगे। वो तो सर कई मिथ जो है बस्ट हो गए, और इतना टाइम हो गया आपके साथ कि कई तो याद ही नहीं है क्या क्या नहीं, मिथ थे। मिथ कुछ जानना जो चाहिए याद था आ रहे क्योंकि हर हैं। बच्चे के दिमाग में आते हैं। नहीं सर, वो अब रिकॉल करना पड़ेगा। एक तो था कि इंटरव्यू जितना लेंथी होता है उतना ही बेटर, जितना लंबा डेमो आपका होगा उतनी अच्छा जाएगा। अगर आपसे गुड लक या बेस्ट ऑफ लक बोला इंटरव्यूअर्स ने तो आपका सिलेक्शन पक्का है, नहीं बोला उसने सबसे तो ज्यादा आप किया है। भूल जाइए। हाँ, तो आप भूलिए जो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर मैं अपने इंटरव्यूअर्स का बिहेवियर अगर बताऊं तो क्यों देख के तो ये स्मिथ के अकॉर्डिंग तो मेरा सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं कैसे 55 मार्क्स देती है फिर। और इसी के साथ में ये भी कि इंग्लिश मस्ट है, ये एक मिथ है। इंग्लिश मस्ट नहीं है। कई मेरे दोस्तों का गया जो थ्रू आउट हिंदी में गए, वो इंग्लिश में स्टार्ट करते थे, तो इंटरव्यूज ने खुद से बोला कि आप हिंदी में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, हिंदी में करिए। पहले सेकंड मिनट में ये बोल दिया उन्होंने। और कई, मेरा ही खुद का इंटरव्यू गया था जो पूरा इंग्लिश में गया। तो मस्ट जरूरी नहीं है आपको उस वजह से फंसो, बट आनी चाहिए। और भी कई उमेश सर ऐड करना चाहें और मिस। सर मैं मिथ नहीं कहना चाहूंगा, मिथ्स कहना चाहूंगा। बहुत सारे मार्केट में चल रहे थे कि मतलब आप जैसे कि बहुत एक इमेज दिखाई जाती है यूट्यूब पे कि आप दरवाजे नॉक करेंगे, जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू में होता है, दरवाजे नॉक करेंगे, वो एंट्री करेंगे, आपको चेयर देंगे। वो मेरे साथ तो ये हुआ था सर, एक वॉल थी प्रॉपर और वो इंटरव्यू मुझे देख भी नहीं पा रहे थे। मैं थोड़ी सी आगे गया, फिजिक्स लैब थी वो नोएडा में, तब जाके उनको दिखा कि कोई कैंडिडेट एंटर कर रहा है। तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें होती है। आप 36 चीजें सोच कर जाओ, 37th चीज होती है वहां पर। और लोग कह रहे थे कि मतलब जो है वहां पर चेयर मिलेगी, चेयर को हम इस प्रकार से होल्ड करेंगे, अपनी फाइल को इस प्रकार से होल्ड करेंगे। कुछ कुछ लोगों को स्टूल भी अवेलेबल हुए हैं वहां पर, वो सिनेरियो है। और कुछ कुछ लोगों को पूरा खड़ा करके ही पूरे टाइम खड़ा ही रखा है, उनको उनको बैठने का मौका ही नहीं दिया। तो ऐसा भी हुआ है। तो ये जो चीज है प्रिजम्पशन बनाकर जाना, सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि सब कुछ अपने माइंड में जो है सेट प्लान कर करके लो। जाना, ये सबसे गलत चीज है। ये मैं सबसे हमेशा घटिया इसलिए चीज बोलता है। हूँ कि इंटरव्यू कभी प्लान मत करो, जो होगा देखा जाएगा, वहीं जाके सोचना है। अगर माइंड में सीक्वेंस फिट करते हो तो गड़बड़ होती है। जी सर। मैं इसलिए हमेशा हर किसी को बताता हूँ, मैं इसी वजह से जिस दिन इंटरव्यू होता है मैं एक दिन पहले कॉल करता हूँ सबको, क्योंकि मुझे पता है इतनी सारी चीजें समझ लास्ट मोमेंट गया। पे होती है, तो मैं जानबूझ के कॉल करता हूँ, बताता हूँ भाई दिमाग में मत सोचना, वहां पे जो प्लानिंग चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना। 2 मिनट देखो, एक जो मिथ था स्टार्टिंग में बहुत लोगों को था कि मेरा 5 मिनट इंटरव्यू हुआ। मैं कहता हूँ 2 मिनट भी बहुत होते हैं जज करने के लिए आपको। 2 मिनट में चल जाता है पता आप कितने पानी में हो, है ना। तो ये 2 मिनट और 5 मिनट वाली लड़ाई तो थी ही नहीं, ये मैंने टीजीटी वाले में ही प्रूव कर दिया था लोगों को। जब टीजीटी का आया था मैंने तभी प्रूव कर दिया था, मैंने तुम्हें 5 मिनट बहुत मुश्किल से मिल जाता, मैं कंफर्म कर दूंगा कौन है नहीं है, चल जाता है। तो वो चीजें मिथ नहीं थी। जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू के लिए, वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका सिलेबस, जो सिलेबस तो नहीं कहूंगा, हाँ जो जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं उस पर आपकी कमांड कितनी है, आपकी जी खुद पे कमांड कितनी है। खुद पे कमांड सबसे मैटर करता है। आप वहां गए और बोलना शुरू किया और आपको यही नहीं पता बोल क्या रहे हैं, ब्लैंक माइंड से बोलना। ये कुछ ऐसी चीजें होती है इंटरव्यू की जिसमें कैंडिडेट हमेशा फंसता है, और ये सब चीजें प्रैक्टिस से खत्म होती है ना। जी अ, एब्सोल्युटली सर, इंटरव्यू जो है वो आपकी इंटरव्यू आपके अंदर जो है वही निकलेगी।
वही नहीं। आप कितने प्लान करके जाओ, फेक नहीं कर सकते हो। कई लोग सोचते हैं फेक कर सकते हैं, मैं खुद को एक कहना चाहूंगा, मैं काफी अच्छा फेक कर लेता हूँ। बट जब मैं इंटरव्यू में गया, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं कभी भी टेंस माहौल हो, मेरी स्माइल चली जाती है। तो मैं सोचकर गया था, पूरा प्लान करके गया कि मैं वहां स्माइल करूंगा, फेक करूंगा स्माइल। सॉरी, और पहले ही मिनट के बाद मेरी स्माइल उड़ चुकी थी। गायब हो गई। और इसी के साथ में, जैसा आपने बोला, कॉन्फिडेंस इज किंग, बट उसकी क्वीन भी है, वो है नॉलेज। आप सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकते, नॉलेज और आपको सब्जेक्ट में कमांड भी होना चाहिए। बट सिर्फ नॉलेज भी नहीं चलेगी, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि आप कर सकते हो। ये सोचकर मत जाओ मेरा नहीं होगा, ये सोचकर जाओ कि आपका ही होगा। देखो, और सर ने विशाल सर ने एक और चीज ऐड ऑन करी थी। सर ने बोला था कि इंटरव्यू इज नॉट अबाउट दैट कि एक क्वेश्चन पूछा एंड विद इन अ सेकंड आप आंसर कर रहे हो, अल्फा मेल की तरह इंस्टेंट आंसर कर रहे हो। वहां पर जैसे मैं नर्वस हो रहा था स्टार्टिंग में, तो सर ने कहा था सम सॉर्ट ऑफ नर्वसनेस इज नीडेड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो वो नर्वसनेस भी होती है, नॉर्मल होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन में हम अटकते हैं, हम सोचते हैं कि हमको तभी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं जब इंस्टेंटली रिप्लाई कर रहे हैं हम, उन्हीं को ही 60 में से 60 या 50 या 55 नंबर मिल सकते हैं। तो वो बहुत गलत है। और दूसरा ये था कि आप ये सोचकर जाते हैं कि वो आपके उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। जरूर उन्होंने किसी भी मोस्टली 90% कैंडिडेट के उसमें उन्होंने ब्लैंक एक्सप्रेशन दिए थे, नहीं देते। उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं शो करा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं दीवार के सामने जो है इंटरव्यू अपना जो है डेमो टीचिंग वगैरह दे रहा हूं। तो अच्छा, वो भी एक बहुत चीज बड़ा मिथ है और लोगों के बताता हूँ माइंड मैं। में। सेम सर मेरे में हुआ। हम्म। सर मेरे में जब मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, सिचुएशन में जो क्वेश्चन थे, तो कहीं भी एक भी पॉजिटिव फीडबैक मेरी तरफ से नहीं होता था। मैं क्वेश्चन का आंसर दूं, सामने से एक नेगेटिव फीडबैक या एक काउंटर नेगेटिव क्वेश्चन आता था, अच्छा। ये करते हुए कि जो मैंने आंसर दिया है वो टोटली गलत है। इसी के साथ जब मैं टीचिंग डेमो करने गया, तब मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं कंसिडर कर सकता हूँ उन्हें एज ए स्टूडेंट ऑफ माई क्लासरूम। तो उनका एक डायरेक्ट स्टेटमेंट था कि यू कैन, बट डोंट इवन डेयर टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम अस। हम्म। तो हो सकता है आपको ऐसा भी पैनल मिले। अ, देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था इंटरव्यू का, हमने कितने दिन किया होगा? हमने 1.5 महीने से ऊपर प्रिपरेशन की है लगातार, है ना? जी सर। 1.5 मिनट का मतलब 45 दिन से 50 दिन हमने कंटिन्यू प्रिपरेशन की है ना? जी। और क्योंकि देखो होता क्या है, बहुत से बच्चे आज जो वीडियो देखेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सोच रहे होंगे कि यार आज तो ये बातें बता रहे हैं, उस दिन सबकी सेम कंडीशन थी। अ, मैं बताता हूँ, हर किसी कैंडिडेट की सेम कंडीशन नहीं होती है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो क्यों ना हो पढ़ाई में ना। इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो सपोर्ट रहता है। मैटर क्या था, हमने 1.5 महीने लगातार लगे रहे, 50 डेज के आसपास हमने कंटिन्यूस एनसीईआरटी पढ़ी है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जब भी चैट, मैं को इसलिए कंटिन्यूस चैट करता था, और मैं चैट में हमेशा एक बात बोलता था। बच्चे मेरे से क्वेश्चन क्या पूछते थे? सर रिजल्ट कब आ रहा है, सर रिजल्ट कब आ रहा है, एक क्वेश्चन हमेशा होता था। ठीक है, मैं समझता हूँ वो कंसर्न है उम्मीद करें कि सबसे ज्यादा रिजल्ट कब आ पूछेंगे। रहा है। मानता हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता था कि यार रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और तुम्हारे सामने इस चीज का रिजल्ट है कि तुम लोगों ने 50 दिन मेरी बात मानी है, तो 51वें दिन तुम्हारा नाम रिजल्ट में है ना? और इंटरव्यू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो बच्चे ये इस लड़ाई में लग जाते हैं ना एग्जाम के बाद, कि रिजल्ट कब आएगा, ये कब करेंगे, वो कब आएगा, तो वो चीज बहुत गलत है। आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखिए। और हुआ वो ये है कि जिस दिन रिजल्ट आ गया, बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनकी प्रिपरेशन ही नहीं थी इंटरव्यू की, और उन्होंने आके वहां मार खाई है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंटरव्यू। अच्छा, अब सबसे बात। इस पे सर हमारी बात होती थी, मेरी और उमेश सर की आपस में कभी जब भी, तो ये मैं हमेशा इनको बोलता था और खुद भी रखता था कि रिजल्ट नहीं आ रहा, अच्छा है हमारे लिए, हम और तैयारी कर सकते हैं। बट अगर आप बैठकर वेट करो कि रिजल्ट आएगा, मैं तैयारी तब शुरू करूंगा। मेरा खुद की एक कंडीशन थी, मैं प्रिपरेशन इसी की कर रहा था पूरी तरीके से। और जिस दिन रिजल्ट आया, उसके नेक्स्ट 4 से 5 दिन मेरा दिमाग ब्लैंक था। मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अगर मैंने पहले प्रिपेयर नहीं किया होता या मैंने पहले तैयारी नहीं की होती, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी आपको इंटरव्यू दे रहा होता। नहीं हो पाएगी, बिना प्रिपरेशन नहीं होता है। बच्चों ने बहुत गलतियां की है, हाँ। मैं खुद देखा है। लास्ट मोमेंट तक लड़ाई लड़ रहे हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, जबकि लड़ाई कुछ और होनी चाहिए थी उनको उस टाइम। जी अब सर। मैं एक चीज जानूंगा कि जब आप लोगों ने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की है ना, जिस दिन इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट की और जिस दिन इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड की है, क्या डिफरेंस देखने को मिला अपने अंदर? सर मैं बताऊं। हमेशा से स्टार्ट करते हैं। सर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस देखने के लिए मिला था।
और मैं तो थैंकफुल हूँ कि सर आपसे जुड़ा। और मैं हमेशा से कब से आपको ये बोल रहा था कि इंटरव्यू बैच कब स्टार्ट कर रहे हैं सर, अब मैं आपके पीछे ही पड़ा होता एक तरीके से। तो बिल्कुल मेरी जो रॉ साइड है वो निकल कर आई सर, और वो बहुत जरूरी है इंटरव्यू वगैरह के अंदर। मैं जैसे कि कभी कभार जो है बहुत लंबा टाइम ले रहा था इंट्रोडक्शन के लिए, तो वो आपने कहा था कि 1 मिनट या 1 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर एंड करना है उसको। और जब मैं 1 मिनट 30 सेकंड में एंड कर पा रहा था उसको, तो फिर कभी कभार ऐसी मूवमेंट आई कि बिल्कुल ही एक्सप्रेशन वगैरह जा रहे हैं, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। तो जब तक मेरा हमारा ये इंटरव्यू देने के लिए मैं रेडी हुआ कि मतलब अब मैं रेडी हो चुका हूं, जब हमारा लास्ट मॉक था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हाँ जी। मेरी 1 मिनट तक इंट्रोडक्शन हो गई थी। और उसके बाद जो है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था, मेरे अंदर एक्सप्रेशंस भी आ गए थे कि मैं जल्दबाजी में नहीं कर रहा था, शॉर्ट रख के चीजों को कर रहा था और वो चीजें परफेक्ट हो रही थी। तो नेचुरल चीज को उभारना, आर्टिफिशियल चीज वगैरह नहीं डालना, वो सर आपके उससे कोर्स से मुझे मिला है सर। और बहुत चेंज देखने के लिए मिला, कॉन्फिडेंस भी आया अपने अंदर कि सर बोल रहे हैं। और सर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो इंडिविजुअल लेवल पर कार्य नहीं करते थे, वो और भी टीचर्स जो केवीएस में लगे हुए हैं उनके जो है विचार विमर्श भी हमको बताया करते थे। और बहुत बारीकी से मुझे तो हैरानी होती थी, मैं मानस सर से भी डिस्कशन करता था कि सर ने ये चीज कैसे पकड़ ली। ये तो मतलब कोई पूरी वीडियो देखेगा हमारी, मैं बना के वीडियो जब भेजता था, ये वही देख सकता है जो पूरी वीडियो देख रहा है मेरी टीचिंग की, डेमो की, मैं भी नहीं पकड़ पाता उस चीज को। तो वो चीज है सर। एक्चुअली हमारा मेन एम उस टाइम क्या था, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम पूरा सेंटेंस क्या बोल रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता तुम पूरे सेंटेंस में गलती कहाँ कर रहे हो, है ना। अब जैसे तुम आए मेरे पास, तुमने स्टार्ट किया, तुम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे रहे हो, इंग्लिश में मेरे से बात करे जा रहे हो। मैं समझ जाता था कि हिंदी गड़बड़ हो जाएगी इसमें, तो क्वेश्चन फिर हिंदी पे होते हैं। तुम कंप्लीटली हिंदी बोले जा रहे हो, शुद्ध हिंदी बोल रहे हो, मैं समझ जाऊंगा इंग्लिश में गड़बड़ कर सकता है, मैं वहां पकड़ूंगा जाके। जनरली पूरा पार्ट ही इस चीज का है कि तुम अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। ज्यादा इंग्लिश में जा रहे हो, ज्यादा हिंदी में जा रहे हो, मिक्स जा रहे हो। इस चीज की डिमांड है, मिक्स की डिमांड है ना। तो वो चीजें मैं बहुत एक मैटर चीज ऐड करती ऑन हैं। करना चाहता हम्म। सर, मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं भी मिथ में फंस गया था, जैसे कि मानस सर ने बताया कि मैं प्योरली इंग्लिश में ही देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही सुना था कि प्योरली इंग्लिश में दे रहे हैं उन्हीं को ही मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि केवीएस में इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। परंतु आपसे मुझे दो चीजें पता चली कि जब कोई सामने से हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें हिंदी में रिप्लाई करना है उसका, जब कोई इंग्लिश में पूछ रहा है तो इंग्लिश में कीजिए। और दूसरी बात, मैं अपनी पूरी डेमो टीचिंग जो है इंग्लिश में ही दे रहा था, बिल्कुल जैसे ईवीएस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो। तो आपने वहां पर भी मुझे ये कहा था कि आप जो है थोड़ा हिंदी वगैरह का भी यूज करें, तो उससे मेरी जो वर्ड्स सेंटेंस वगैरह प्रॉपर भी बने और मतलब डेमो भी अच्छा जाने लगा। तो मैंने इंग्लिश में जब दिया तो वो अच्छा जाने लगा, वो चीज इवन मेरे आई अंदर थिंक इस। तुम्हारे साथ वो एसेंट वाला इशू भी आया था। जी सर, वो मैंने कैम्बली ऐप पे भी, मुझे किसी ने बोला था कि कैम्बली ऐप पे भी आप ट्राई करो, मैंने वहां पे भी इंटरव्यू दिए एंटा मारियो की, पोलैंड की टीचर्स को, उसने एक्सेंट ही खराब कर दिया सर बिल्कुल ही। ये मिथ की वजह से ही हुआ है सर, ये मिथ की वजह से ही हुआ है सर। अगर आप करेक्ट नहीं करते तो मैं वहां जाकर बिल्कुल ही अंग्रेजों वाली इंग्लिश बोल रहा होता, वहां पे यूके हम्म। एक्सेंट वाली। नहीं आया था उस टाइम, माइंड में आया था। कोई परफेक्ट नहीं होता यार, ठीक है। कोई सोचे मैं परफेक्ट हूँ, या कोई सामने वाला कहते नहीं तुम परफेक्ट हो, तो गलत है वो चीज। मैं कभी परफेक्टनेस पे काम करता ही नहीं, मैं तो करता हूँ छोटी चीजों के ऊपर, बहुत माइन्यूट डिटेल में काम करता हूँ मैं। वही चीज में तुम्हारे साथ की, तुम्हारी टीचिंग में इशू आ रहे थे उस टाइम, जब मैंने प्रॉपर सेशन करवाए तुम्हारे भी टीचिंग में इशू आ रहे, टीचिंग पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ एक साइड रख दो। कितना अच्छा बोलते हो, कितना जानते हो, सब कुछ तुम्हारी टीचिंग ही सही नहीं आ रही तो गड़बड़ है सब कुछ, है ना। तो उस चीज का तुमने इंप्रूवमेंट देख खुद किया, और देखो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। ये चीज मैटर करती जी है। सर। मानस का क्या एक्सपीरियंस है? सर पहले तो जो उमेश सर ने बात किया उस पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। हाँ, ये जो आपको वीडियोस भेजे, तो मैं, आप बोलते थे अपने वीडियोस देखो, मुझे इतना आलस आता था कि मैं खुद अपने वीडियोस नहीं देखता था। बट आप सारे बच्चों के वीडियोस देखते थे, सबको बिल्कुल आपने माइन्यूटली चेक किया और गलतियां बताई। यहाँ तक कि अगर मैं बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहा हूँ और मात्रा में अंक की बिंदी हल्की सी राइट या लेफ्ट हो गई, तो वो भी आपने नोटिस कर लिया, जबकि वीडियोस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी। एंड सेकंड था इंग्लिश का। जो उमेश सर ने बोला कि बाइलिंगुअल चलना है, बट तैयार भी रहना है प्रॉपर इंग्लिश के लिए। ओके। या जो बच्चे साउथ ऑफ इंडिया से हैं,
उनको तैयार रहना है प्रॉपर हिंदी के लिए, क्योंकि पता नहीं, यू नेवर नो कब आपके सामने, जैसे मैं उमेश सर से हमेशा बोलता था कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, पता नहीं सामने क्या आ जाए। जो मेरे साथ हुआ, फिर मुझे पूरा अपना डेमो इंग्लिश में ही देना पड़ा, ये दिखाने के लिए कि मेरे इंग्लिश स्किल्स सही है, क्योंकि सामने वाले हिंदी में नहीं आता, तो मेरी उसके लिए भी आपको रेडी होकर चलना है। कैंडिडेट थी साउथ से, आई थिंक शी इज फ्रॉम जी सर। तेलंगाना। और हाँ। जब मेरे साथ सेशन कर रही थी, मैं उनको हर सेशन में एक बात बोलता था, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था उनका। मैं बोलता था, मैं देखो प्लीज एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारा इंटरव्यू हिंदी में होगा वहां जाके। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा करती थी, बोली सर मैं ट्राई कर रही हूँ हिंदी करने का। मैं बोला भाई तुम लिख के ले लो, तुम्हारा इंटरव्यू हिंदी में ही होगा। दिल्ली में उनका इंटरव्यू था, और इंटरव्यू के बाद मेरे उनका फोन आया, बोला सर मेरा पूरा इंटरव्यू ही हिंदी में हुआ। मैं तुम्हें पहले बताया था, क्योंकि मुझे पता था क्या होना है वहां पे तुम्हारे साथ। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, भले आप साउथ से हैं नॉर्थ से हैं, ये चीज मैटर करती है बहुत ज्यादा। हाँ। मेरे खुद पे जो इम्प्रूवमेंट्स पे अगर बात करूं, मेरी कमी, मैं शुरू से समझता रहा कि रही, पर कभी इम्प्रूव नहीं की, कि मैं कभी भी क्रिस्प आंसर्स नहीं देता था। अगर मुझे कुछ बोलने के लिए बोला जाए, तो मैं अपना पूरा जो ज्ञान है, जो मेरी पूरी नॉलेज है, वो पोर कर देता था। वो करते ये थे। इंटरव्यू में गलती होती है। जो इंटरव्यूअर्स हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो समझते हैं। समझते तो हैं। हमें उनको, हाँ, उनको पूरा आंसर नहीं बताना है, उनको सिर्फ ये देखना है आपको उसके बारे में आइडिया है या नहीं है। हाँ, अगर उनको कुछ डाउट होगा तो वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे, बट ये नहीं करना है कि उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा पूछा, आप उस पर सीधा एक थीसिस की तरह देने लगे। जो मेरी गलती थी, मैं हमेशा करता था, मैं दिखाना चाहता था कि हाँ मुझको ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। सेकंड है टीचिंग स्किल्स। जब मेरी बीएलएड हुई तो कोविड था, मेरी कोई टीचिंग ट्रेनिंग नहीं हो पाई ऑफलाइन, ऑनलाइन यूज सब हुआ, तो उसमें कुछ नहीं सीखा। बट जो आपके साथ जब आया मैं, तो तब मुझे वो उनको रिफाइन करना जो हो सकता था, मैं जब डेमो सॉरी जब अपनी टीचिंग करता इसको कुछ अपने कॉलेज में, जो चीज वहां सीखनी चाहिए थी वो आपसे सीखी। सेकंड था कामनेस, जो आपके अंदर मैंने नोटिस किया सर, आपके अंदर कामनेस बहुत है। सामने वाला कितने भी रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे, जो वॉइस चैट्स में होता था टेलीग्राम पे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे चिड़न होने लगती थी कि क्या पूछ रहे हो, वही क्वेश्चन अभी कोई पूछ के गया है, सेम उसी को तुमने पूछ लिया। बट कंपोजर लूज नहीं करना, जो इंटरव्यू में काम आता है, और ये दिखाना ठहराओ आप में कितना ज्यादा है, क्योंकि टीचर की काफी अच्छी इसके लिए मानी जाती है। और इंटरव्यू में रस नहीं दिखाना कि मुझे आंसर देने की जल्दी है या घर भागनी जल्दी है। वो मुझे 5 मिनट दें या 10 मिनट दें, बट मैं तो अपना कामली आंसर दूंगा, कामली इंटरव्यू दूंगा। ये 3 महीने सबसे ज्यादा अपने अंदर डेवलप की। चीज है, इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या, मैं बताता हूँ तुम्हें, कंसर्न क्या था। सेम क्वेश्चन आते हैं बच्चे पूछने, मेरे को ये मैटर नहीं करता था क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन मुझे मैटर करता था कि यार उसके अंदर वो कंसर्न अब भी बची हुई है ना। मेरा हमेशा एक एम रहता है कि मैं चाहता हूं तुम अपनी ये फालतू की टेंशन ना ये साइड रख दो, मुझे दे दो, और तुम अपनी जो मेन फोकस है पढ़ाई का वो कर लो खत्म। और वो चीज मैटर करती है लास्ट तक, और लास्ट में रिजल्ट आता है सब कुछ, है ना। अब मुझे लास्ट में एक एक लाइन में ये बताओ कि एक बच्चा जो आज कुछ नहीं जानता, और वो आज से स्टार्ट करता है, तो उसको स्टार्टिंग के 2 महीने का टास्क क्या दोगे तुम। इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू के लिए सर, नहीं, रिटर्न के लिए पहले रिटर्न आता है। रिटर्न के लिए। 2 महीने सर का टास्क। वही है सर। जी सर, तो मैं ये बोलना चाहूंगा, किसी रिलायबल सोर्स से जो है मॉक करो, और जो मॉक के अंदर कमी पता चलती है, फिर उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो, उसके ऊपर वर्क करो। फिर उसके बाद जब तुम्हें ये सारी चीजें पता चल जाती है कि ये टॉपिक्स हैं, इन पे मुझे वर्क करना है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग वगैरह अटेंड करनी है, मैं नहीं इतने कम टाइम में जो है इसको सॉर्ट आउट कर पाऊंगा, नहीं इनको कवर कर पाऊंगा, तो कोचिंग वगैरह के ऊपर भी जा सकते हैं। तो वो ही रहेगा सर मेरा तो। मानस क्या कहेंगे, 2 महीने मेरा का टास्क रहेगा कैसे सर देंगे। सबसे पहले, पहला तो मेरा टास्क होगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है, लैंग्वेज पे कमांड, मैथमेटिक्स, पेडागोजी। पेडागोजी इंपॉर्टेंट, अगर ये जो अभी मेरी वैकेंसी में जो रहा पैटर्न, अगर पेपर का सेम कंटिन्यू हुआ, तो 1/3 पेडागोजी ही होगी। पेडागोजी है तो exactly। उस पे कमांड, हाँ, पेडागोजी पे कमांड होना चाहिए। क्योंकि कई मेरे फ्रेंड्स के साथ ये हुआ कि, क्योंकि जो ऑप्शंस आते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको चारों सही लगेंगे, बट आपको बेस्ट निकालना, बेस्ट आप तभी निकाल पाओगे जब आपका उसके ऊपर कमांड होगा। तो उसे वर्क करो, मॉक्स लगाओ। मॉक्स एक ही एप्लीकेशन के मत लगाओ, अलग अलग सोर्सेज पे जाओ, ताकि जो पेपर सेट करने वाला एक पर्सन नहीं होने वाला,
हो सकता है आपका जो सेट है वो किसी और ने सेट किया। हम्म, तो अलग अलग लोगों के जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं, सेम चीज वो अगर क्वेश्चन पूछे तो उसका कैसे आंसर देना है, तो वो आपके अंदर एक अप्रोच बिल्ड होती है मॉक्स देने से। सेकंड, आपको उससे वीकनेस पता चलेगी, जो वीकनेस दिख रही है उनको एज अ टास्क एक स्टिकी पैड, नोट पैड जो होते हैं, नोट्स होते हैं, उन पर लिखो, स्टिक करो sorry। कि मुझे इस वीक इन चीजों पे वर्क करना है और वो अचीव करना है टारगेट। ये जब ये वीक खत्म हो, जब मैं दूसरा मॉक दूं, स्टार्टिंग में वीक में एक मॉक दे सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ हर 2 दिन के गैप में एक मॉक। तो उन 2 दिन आप वर्क करो, आपके ऊपर है, आप कितने घंटे दे रहे हो। आप वर्किंग हो, नहीं दे सकते हो, वर्किंग वाइफ हाउस वाइफ होती है, वो उतना टाइम नहीं दे पाती है, या जो ऑलरेडी जॉब में प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, तो एटलीस्ट संडे को एक मॉक लगाइए। पूरे वीक आप जितने भी घंटे दे रहे हैं उन पॉइंट्स पे वर्क करिए। ये मेरे जो वीक जा रहे हैं, इनको मैंने इस वीक कितना इंप्रूव किया, अभी भी कमी कहाँ रह गई। कई यूट्यूब चैनल्स हैं, आप डालिए यूट्यूब पर, तो प्लेलिस्ट, इसकी प्लेलिस्ट है जिसमें पेडागोजी कवर्ड है, इंग्लिश कवर्ड है, हिंदी भी कवर्ड है, और हिंदी की बुक है आदित्य पब्लिकेशन, वो भी काफी अच्छी है। और दो चीज, अगर केवीएस का सेम पैटर्न रहता है जिसमें कई लोग फंसे, नहीं फंसना है, मुझे ये पर्सनली लगता है। 4 सब्जेक्ट थे, कंप्यूटर, रीजनिंग और जीएस और जीके। ये 4 20 मार्क्स के थे टोटल। अब बट इनको अगर आप कवर करने जाओगे तो ये कभी खत्म नहीं हो सकते। एक बार कंप्यूटर रीजनिंग तो हो जाए, पर जीएस जीके नहीं हो सकती है। एसएससी को आप अप्रोच कर रहे हो, पीसीएस को देख रहे हो, तो मैं मान सकता हूँ जीएस जीके इंपॉर्टेंट क्या, वही मेन है, बट टीचिंग एग्जाम्स में नहीं है। 5 10 नंबर के लिए अगर आप उसको अपना 20% भी टाइम दे रहे हो, तो वो वर्थ इट नहीं है। तो उनको छोड़ो, लास्ट में बस एक क्विक रिवीजन मार लो। उनको ये मान के जाओ, ये कुकीज हैं जो आपको लास्ट में, या चेरी ऑन द केक है, सही हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे जो बाकी टॉपिक्स हैं वो सही होंगे। मैं पर्सनली कहूँ तो मैं छोड़कर गया था, मैंने इनको लास्ट में भी नहीं देखा। मैं सोच के रखा था कि मैं लास्ट में देखूंगा, बट एग्जाम आ गया, मैं फिर भी नहीं देख पाया। मैंने तुक्के मारे, 20 में मेरे साथ 13 के आसपास सही हो गए थे। तो तब मुझे लगा कि अगर मैं उसको पढ़ता भी उन सेक्शन को, तो भी मैं मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन इंप्रूव कर पाता, बट जो मैंने बाकी जगह स्कोर किया, वो मैं पीछे छोड़ देता। हम्म, और हाँ, लास्ट है वीकली रिवीजन। आप पीछे जो नोट्स अपने भरते जा रहे हो, या जो भी नोट्स बनाते जा रहे हो, उनको आपको रिवाइज भी करना है, बीच बीच में देखना भी है कि मैंने क्या पढ़ा था। क्योंकि होता क्या है, हम बिल्ड ऑन करते जाते हैं, और लास्ट में ये होता है कि हमें याद भी नहीं रहता हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, क्या शुरुआत के जो चैप्टर से यूनिट थी, उनको भी देखते जाओ बीच बीच में। तो और आई मैं एक चीज और होप। ऐड ऑन करना चाहूंगा इसके अंदर सर, कि जैसे मैथ्स वगैरह होते हैं, उसके कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं, उनके भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते रहो। और जैसे हिंदी में कुछ पर्यायवाची वगैरह आ जाते हैं मॉक वगैरह के अंदर, जो हमने देखे ही नहीं होते, या सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाते हैं, तो उसके भी की नोट्स वगैरह बनाते रहो, कि एट द एंड आप रिवाइज कर सको। और वो ट्रिकी जो होते हैं वो आपके उसमें मोस्टली आ सकते हैं, आ सकते। तो वो भी चीज का ध्यान रखें। सही है। मैथ्स में मैंने ये कहना चाहूंगा सर, मेरा मतलब जो मैथ्स है वो ठीक है, मैं मेरे 20 में 19 सही थे, बट मेरी दिक्कत क्या है कि मैं टाइम बहुत लेता हूँ मैथ्स में। मैं ट्रिक्स में सॉल्व नहीं कर पाता। तो एक मुझे काफी फायदा रहा कि जब भी आप मैथ्स करें, सॉल्व करें, या उसमें वर्क करें, जिसकी मैथ थोड़ी वीक है, जो जिसकी कमांड नहीं है मैथ्स के ऊपर, तो वो क्या कर सकता है, एक छोटी, जो उमेश सर ने बोला, नोट्स बनाए। तो फाइनली लास्ट तक मेरे हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट इस पूरी वीडियो देखता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि आखिर किस तरीके से उसको अपना अगर एग्जाम प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है और किन पॉइंट्स को माइंड रखना है। बाकी इन चीजों से रिलेटेड हर चीज का गाइडेंस या चीज हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं कंटिन्यूअसली। और आई थिंक सबसे ज्यादा हेल्पफुल तो वही है टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आराम से आप अपना कंसर्न हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस पे मुझे ऐड करना सर, टेलीग्राम का ग्रुप में जरूर ऐड हो, पर ये देखकर कि वो ग्रुप कैसा है, आपको कैसे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ग्रुप्स मैं समझता हूँ, क्योंकि हम दिन ब दिन सेक्लूडेड होते जा रहे हैं। घर से जब तैयारी प्रिपरेशन करते हैं, तो खुद में अकेलापन आने लगता है, लोगों को टेंशन होने लगती है, एंजाइटी होती है। तो मैं समझता हूँ आपको एक अच्छा ग्रुप मिला है जहां पर सारे एक सेम ही एनर्जी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो कई गलतियां जो हो सकता है आपका जो भी टीचर है या जो भी आपका मेंटर है वो नोटिस नहीं कर पाए, आपके वो दोस्त कर सकते हैं। आपको उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, वो आपसे सीखेंगे और साथ में इंप्रूव करोगे। एक्चुअली तो वो मेन काफी हमारा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते टेलीग्राम हैं। चैनल हमने स्टार्ट किया था इसी पर्पज पे स्टार्ट किया था। जी सर।
तो इसी यही था कि आखिर आपस में इंटरेक्शन होगा तो बहुत कुछ समझ में आता है लोगों को। तो मैं ग्रुप्स पे एक और ऐड करूंगा। मैं 2 ग्रुप्स में ऐड था। एक ग्रुप में अप्रोक्स लाइक 13-14 जो आपने बनवाया था ग्रुप, जो हमारा बैच था वो, उसमें 10 लोग सिलेक्टेड हम लोग। और एक दूसरा ग्रुप था जहाँ पे हम लोग रैंडमली मिल गए अलग पब्लिक या बड़े ग्रुप्स में, जहाँ में हमारे जो थॉट्स है वो मैच हुए, तो हम लोगों ने एक अलग ग्रुप बना लिया। तो उसमें हम लोग 12 लोग थे। एंड एक 12 में से 12 लोग सिलेक्टेड हैं, सिर्फ एक का सिलेक्शन नहीं हुआ। सॉरी 13 थे तो हम 12 का सिलेक्शन किया। ऐसा हुआ है। तो वहां से मैं समझता हूँ कि कई लोग ये गलती करते हैं, अपने दोस्त को अपना कॉम्पिटिटर समझ लेते हैं। वो कॉम्पिटिटर नहीं है आपका, आप दोनों सिलेक्शन साथ में ले सकते हैं। एक्चुअली वो जो एक रह गया कैंडिडेट प्रतिभा, मुझे सबसे ज्यादा बहुत दुख है उसका। प्रतीक्षा, सॉरी। सर यस सर। हाँ, होगा सिलेक्शन उसका भी। एंड लास्ट है सर, ये इंस्पायर्ड रहना है, चीयर अप रहना एंड हेल्थ को ध्यान रखना है। लास्ट है लक और डेस्टिनी भी कोई चीज होती है। अगर आपका नहीं हुआ तो उदास नहीं या निराश नहीं होना। हो सकता है आपके लिए कुछ बेटर हो, ये आपके लिए ना हो। देखो, नहीं हुआ तो तो मैं खुद कह रहा हूँ, बहुत से कैंडिडेट जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, बट होगा, ये फाइनल बताता हूँ। उसका रीजन है, अगर नहीं यकीन आता तो मैं एक इंटरव्यू उन बच्चों का भी लेके आऊंगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और आज वो सिलेक्टेड है कहीं ना जी कहीं। सर। केवी में नहीं हुआ था और कहीं और सिलेक्शन हुआ है उनका, तो ये मैटर नहीं करता। जी सर। ये तो देखो जर्नी है, आपका एक बार में होगा, 2 बार में होगा, 3 बार में होगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं फर्स्ट टाइम होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत लंबा इंटरव्यू कर दिया और हमने सर आज। मैं आपके लिए हाँ हाँ हाँ, एक प्लीज बात प्लीज बोलना प्लीज। चाहूंगा। एक अच्छे अच्छे गुरु का जो है साथ होना बहुत जरूरी है। और सर ने जो है ग्रुप में शायद 2.5 महीने पहले ही ये डाल दिया था। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं था, और सब मुझे कहते थे आपका तो हो ही जाएगा क्योंकि आपको तो विशाल सर ने बोल दिया है। और वो ही हुआ सर एट द एंड। मुझे भी विश्वास नहीं था। मुझे पता नहीं, ये नहीं पता कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती है नहीं आती सर। बट हाँ सर, आपने बोला था और वो चीज हुई है सर। देखो, मेरी ना उसके लिए मेरे बहुत साथ था। मेरी सिक्स सेंस मेरा स्ट्रांग है, ठीक है। खतरनाक जी सर, मेरा खतरनाक इंटरव्यू गया था। वो देने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया था कि अब मेरा नहीं होगा। तो आपने फिर भी बोला था नहीं सिलेक्शन तो होगा। मैंने कहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो जब लिस्ट हुई, मैंने जब लिस्ट रिजल्ट की आई तो मैंने नीचे स्क्रॉल किया कि पता नहीं शायद नीचे कहीं नेम होगा। बट मैंने कहा कब तक स्क्रॉल करूं, तो मैंने फिर अपना नाम डाला, तो वो वापस स्क्रॉल होकर पीडीएफ ऊपर पहुंच गई। तो मैं कह रहा हूँ ये क्या हो गया, लगता है उल्टी लिस्ट बना दी है। टॉपर्स नीचे हैं और लोग जो सबसे लास्ट वाले हैं वो ऊपर है। तब देखा गया नहीं, रैंक 17, ये क्या हो गया। अब तो खैर मैं क्लोज करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं तो मैं लास्ट एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। एक लड़का है, टीजी टीम का कैंडिडेट है वो। मेरिट कटी थी 127 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर में, माना 127.37 पे अगर मेरिट कटी है तो उसके 127.38 नंबर है, यानी 0.01 से उसकी मेरिट बची थी। उसने ये बोल दिया था मुझे कि सर मैं इंटरव्यू देने नहीं जाने वाला, मुझे नहीं जाना इंटरव्यू देने, मेरा नहीं हो पाएगा, मुझे पता है कि इतना लो पे कोई उठ नहीं पाएगा। मैं बोला सिलेक्शन होगा तो सिर्फ मेरे कहने पे तैयारी कर और इंटरव्यू दे के आ जाके। उसके पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसने मेरी बात मान ली। उसने मन लगा के तैयारी की है इंटरव्यू की। और जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन सबसे पहला फोन उसका मेरे पास आया कि सर आपने कहा था सिलेक्शन हो गया मेरा, जो कि कट ऑफ पे था। ठीक है, तो इसलिए ये कभी मत सोचो कि होगा नहीं होगा, तो अपनी मेहनत करो, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, तो चलो, अब मैं इसी गुड नोट के साथ अपना आज के ये जो सेशन है इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, बाकी जो देखने वाले हैं, बहुत सारे व्यूअर जो अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे, उनको ये तो पता चल चुका है कि अगले 2 महीने अगर उनको प्रिपरेशन करनी है तो किस तरीके से करनी है और कैसे अपने आप को लेके चलना है अगले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बाकी जो अभी जैसे मानस हो गया, उमेश हो गया, वो हमारे ग्रुप में ऐड है। आपको इन फर्दर कभी भी कोई गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो आपको आराम से मिलेगी वहां से हमारे ग्रुप में। तो टेलीग्राम में मैं उसका जो वीडियो होगी मेरी यूट्यूब की, उसमें मैं उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो मैं शेयर कर दूंगा। आप उसको ज्वाइन करके आराम से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स मानस और उमेश को जो अपनी छुट्टियों का टाइम निकाल के मुझे अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, सर थैंक्स आपको कि हमें छुट्टियां देखने को मिल रही। नहीं वरना हम लगे होते किसी और एग्जाम में। आपका एंजॉय करने का टाइम स्टार्ट हो गया है। जी सर। एस्पिरेंट से सर टीचर बन गए तो आपकी वजह से हुआ है सर। नहीं ये तुम्हारी मेहनत करनी। जल्दी से फिर से मिलते हैं, दोबारा से आपको गुलाब जामुन खिलाते हैं। पक्का पक्का भाई, तुम्हारे यहाँ तो जरूर खाना है मुझे लोग यहाँ पे, वाकई बहुत अच्छे टेस्टी थे। जी सर। चलो ओके, हाँ मैं चैट क्लोज करता हूँ प्लीज। हाँ, थैंक यू। Sales. थैंक यू एंड बाय बाय।